बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ इशाल अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, आज की पहली अहम और कुछ दिलचस्प खबरें हम शामिल करते हैं। तो पहली खबर है, सूरज ग्रहण एक बार फिर से आ रहा है। 2025 का पहला सूरज ग्रहण ये है और 29 मार्च को होगा। देखा जाएगा। एहतियात बरतनी ज़रूरी है, चाहे देखा जा सके या ना देखा जा सके। ये जुज़वी सूरज ग्रहण होगा जो कि यूरोप, एशिया, शिमाली अमरीका, जनूबी अमरीका और बहरी ओकियानस के कुछ हिस्सों में देखा जाएगा। बिल्कुल जी, तमाम पाकिस्तान और भारत में इसे देखना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद एहतियात जो है वो लाजिम है। रवां साल का दूसरा सूरज ग्रहण है जो कि 21 सितंबर को होगा। एहतियाती तदाबीर अपनाने के लिए कहा जाता है। माहिरीन की जानिब से भी कहा जाता है कि डायरेक्ट सूरज को उस वक्त ना देखा जाए क्योंकि ये आपकी आईसाइट को भी अफेक्ट करता है, आपके ब्रेन को डैमेज करता है। बच्चों को स्पेशली मना किया जाता है कि वो भी ना देखें, और जो प्रेगनेंट खवातीन हैं उनको भी कहा जाता है कि वो एहतियाती तदाबीर अपनाएं सूरज ग्रहण के दौरान या चांद ग्रहण के दौरान। तो जनाब, ये जुज़वी सूरज ग्रहण है जो कि 29 मार्च को देखने में आएगा और ये मुख्तलिफ ममालिक में देखा जाएगा, जैसे कि यूरोप, एशिया, शुमाली अमरीका, जनूबी अमरीका, ओकियानस के कुछ हिस्सों में भी ये देखा जा सकता है। हम इसका जो वक्त है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान और भारत में बराह रास्त तो इसे देखना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन इन औकात कार में जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि एहतियात बरतना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात हो जाए आज की टॉप 5 स्टोरीज़ की, जिसमें सबसे पहले जिक्र होगा पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का। आपको पता है दौर चलते रहे हैं, मुख्तलिफ अदवार हुए और अब ये कामयाब हो गए हैं। $1.3 अरब का स्टाफ लेवल मुआहिदा बिलाखिर तय पा गया है। और उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर T20 कीवीज़ ने ग्रीन शर्ट्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। सीरीज़ 1-4 से अपने नाम कर ली है। आखिर क्या वजूहात बनी कि ग्रीन शर्ट्स किसी भी सूरत कामयाब होते हुए नज़र नहीं आए और अपना खेल पेश करते हुए नज़र नहीं आए। फिर बात होगी मेरा प्यारा पंजाब की, जिसमें सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की गुमशुदा बच्चों और अफराद को उनके प्यारों से वापस मिलवाने की जद्दोजहद, जो कि यकीनी तौर पे काबिल सताइश है, काबिल तारीफ़ है। सेफ सिटी कैमराज जहाँ पे नज़्म ज़ब्त कायम करने में मावन होते हैं, किसी सर्वेलेंस के मामलात हों, लॉ एंड ऑर्डर के मामलात हों, वो भी इससे निगरानी के ज़रिए यकीनी बनाए जाते हैं। लेकिन बिछड़ों को अपने प्यारों से मिलवाने का जो बीड़ा उठाया है हुकूमत पंजाब ने सेफ सिटी कैमरास के ज़रिए, ये बहुत ही अहम और पॉजिटिव एक मूवमेंट इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर इन पॉजिटिव कामों के लिए हो तो यकीनी तौर पे माशरे में बहुत ज़्यादा सुधार और बेहतरी लाई जा सकती है। और इसके बाद हम आपको बताएंगे किबला अव्वल अर्ज़ मुक़द्दस की मुसलमानों के लिए फ़जीलत और अहमियत क्या है, इस पर तफसील से होगी बात। और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि बच्चों में खुद एतमादी और हिम्मत कैसे बढ़ाई जाए, बच्चों को पॉजिटिव रहना कैसे सिखाया जाए। इन तमाम पहलों पर बात होगी। तमाम टॉपिक्स हम ज़ेरे गौर लाएंगे। सबसे पहले अपने अहम टॉपिक की जानिब आ जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और आलमी मालियाती फ़ंड IMF ने के दरमियान जो कर्ज़ की शराइत थी वो तय हो गई है और अब 2 अरब कर्ज़ का जो स्टाफ लेवल मुआहिदा है वो भी तय पा। बिल्कुल, इसी पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर मईशत, हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम कहेंगे डॉक्टर साहब पाकिस्तान मॉर्निंग में। अब ये $2 अरब कर्ज़ का जो स्टाफ लेवल मुआहिदा है ये तय पा गया है। इस बात पर हमें खुश होना चाहिए, क्या कोई बड़ा संग मील हमने अबूर कर लिया, या हमें परेशान होना चाहिए कि और कर्जा चढ़ गया, हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें और मकरूज हो गई IMF की? बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो आपको कुछ हक़ाइक़ बता दूंगा तो आप भी और हम आपके जो नाजरीन हैं वो फिर खुद फैसला कर लें कि कितना खुश होना चाहिए और कितना परेशान होना चाहिए। पहली बात यह है कि जब आपको ये कर्जा मिल गया, बोर्ड मंजूर कर लेगा, तो सबसे अहम बात जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने की है। उन्होंने ये कहा कि जनाब, कुछ अरसे पहले तक अपोजिशन ये ढंडोरा पीटती थी कि मिनी बजट आएगा, मिनी बजट आएगा। हमारी बड़ी कामयाबी है, हमारी बड़ी कामयाबी है कि हमने उसके बगैर हासिल कर लिया। मैं कहता हूँ सिर्फ इस बात पर गौर कर लें तो आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। देखिए, मिनी बजट किस लिए लाया जाता है? हुकूमत अपनी आमदनी में इजाफा करती है ताकि बजट खसारा कम हो। इन्होंने क्या किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, स्टेट बैंक ने जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस किए हैं, जो उसमें उनको कोई 25,500 अरब रुपए का मुनाफा हुआ, जो कि ना आइंदा भी नहीं होगा। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि जब कायद आज़म तशरीफ लाए थे स्टेट बैंक का इफ्तिताह करने के लिए, बीमार थे लेकिन वो आए ज़ियारत से, और गवर्नर जाहिद साहब जो थे बहुत काबिल आदमी थे, पाकिस्तानी मुहिब वतन थे, कायद आज़म का एहतराम था, वो सरमाया मुमलिकत खाली नहीं थे, वो बानी पाकिस्तान।
तो उन्होंने पूरे एहतराम से उनसे कहा कि जनाब, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर आज़ाद होगा, हुकूमत इंटरफेयर नहीं करेगी। दुरुस्त। स्टेट बैंक का काम मुनाफा कमाना नहीं होगा। स्टेट बैंक बैंकों के जो कर्जे हैं उनको कंट्रोल करेगी। आपने तीनों को उलट दिया, आज तीनों को उलट दिया। मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ, अगर हुकूमत उसको चैलेंज करना चाहती है उलट तो गवर्नर दिया, स्टेट बैंक लेकिन डॉक्टर साहब तो जो अहदाफ है वो फिर भी हासिल नहीं हो पा रहे, इकॉनमी फिर भी ज़बूहाली का शिकार है। तो अब ये जो तौसीफ फंड फैसिलिटी के तहत कहा जा रहा है जी $1 अरब फराहम किए जाएंगे, ये कब तक फिर हमें वापस करना होगा? और ये जाएगा तो हमारी जेबों से ही टैक्स के ज़रिए वापस किया जाएगा ना डॉक्टर साहब? देखिए, मैं सूद भी वापस करेंगे, लेकिन इस वक्त जो आपने सवाल उठाया था, मेरे ख्याल से वो ज्यादा अहम है, उस जी। पर आप गौर कर लें कि अभी तो बोर्ड ने मंजूरी देनी है, वो क्या क्या शराइत लगता है। लेकिन जाहिर है कि 2027 के बाद ही होगा, कुछ होगा, अभी तो पेमेंट नहीं करना। मैं जो ठीक है। चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कैसे हो गया कि बगैर मिनी बजट के आ गया, ये समझें। इसका ताल्लुक पाकिस्तान की सलामती से है, इसका ताल्लुक पाकिस्तान की मईशत से है, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम से। बहुत ज़रूरी है, चंद जुमलों में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, स्टेट बैंक ने क्या काम किया कि शरह सूद गिरा दी। जून में थी वो 20.22% थी, अब वो 12% हो गई। तो जो मुल्की कर्जे नए थे, उस पर उनको हुकूमत को कम जो है वो शरह सूद से देना पड़ा कर्जों के ठीक है। ऊपर, इससे आमदनी। दूसरा ये था कि बैंकों ने 16,000 अरब रुपए के तो कर्जे दिए हुए इस वक्त, 16,000 अरब के, और 29,000 अरब रुपए की हुकूमत को सरमायाकारी की भी है, जो दुनिया में कहीं नहीं होता, पाकिस्तान में नहीं होता। और स्टेट बैंक के जो पहले गवर्नर थे, उन्होंने कायदेआन की मौजूदगी में कहा था ये काम ठीक है। आपको नहीं करना है। उन्होंने 29,000 अरब के कर्जे दे तो दिए, फिर तो डॉक्टर उससे साहब, क्या जब ये नतीजा? मुमकिन ही नहीं है तो फिर पाकिस्तान में किस तरह से हो पा रहा है? और फिर क्या अगर हम ये कर्ज के एक साथ नहीं लेते तो पाकिस्तान क्या इस हालत में है कि वो चल पाए? और फिर दूसरा, अगर हम ये कर्ज ले रहे हैं तो हमें साथ ही साथ IMF के भी हम देख रहे हैं जो जायज़ा रिपोर्ट है, उसमें वो कहते हैं कि अफरात ज़र 2015 के बाद से कम तरीन सतह पर आया है, लेकिन 18 माह के दौरान पाकिस्तान को चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा रहे, लेकिन इसके बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ्त हुई है। कहाँ पर नज़र आती है वो उन्हें बहाली, जो कि आम आवाम को नज़र नहीं आ रही, आपको नज़र नहीं आ रही, हमें नज़र नहीं आ रही? ये IMF की जायज़ा रिपोर्ट के बाद ही ज़ाहिर है तमाम तर जो मुआहदे हैं वो हुए हैं। नहीं, मुझे तो नजर आ रही है, इसलिए कि ट्रम्प साहब ने जो अभी कह दिया खुल के कि हमें अभी पाकिस्तान की मदद की जरूरत है, हम बिलग्राम एयरपोर्ट वापस लेना चाहते हैं, हम अफगानिस्तान से हथियार वापस लेना चाहते हैं, उन्होंने ठीक कहा है। है। तो वो तो पाकिस्तान में मुदाखलत करेंगे। और आपको शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि ये जो कुछ हुआ है उसमें आर्मी चीफ का बड़ा किरदार है। तो बात ये खुद कहा है ना उन्होंने, मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कह रहा। तो जो कुछ होने वाला है वो ये है कि अमेरिका नहीं चाहेगा कि इस दौरान में पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। जब वो नहीं चाहेगा डिफॉल्ट करे तो फिर उसको कर्जे तो दिलवाने आप पड़ेंगे जिस तरफ IMF से। इशारा कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि क्या हम पाकिस्तान के अमन की कीमत पे हम ये कर्ज लेने जा रहे हैं, और फिर अगर हालात ख़राब हो गए तो क्या दोबारा से उसको बहाल करने में जो इन्वेस्टमेंट होगी, जो उसमें एनर्जीज़ लगेंगी, जो सरमाया लगेगा, क्या उसकी ज़िम्मेदारी भी IMF लेगा? और इस तरह तो इनडायरेक्टली हम अमेरिका के हथियार भी बनने जा रहे हैं, आलाकार बनने जा रहे हैं। देखिए, अब तो आपने सब कुछ कह दिया, मैं उसी तरफ आपको लाना चाह रहा था शुरू से ही। देखिए, बात ये थी कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि आप इस पर डिफॉल्ट करें। बहुत ज़रूरत है, मशरिक़ वस्ता में भी ज़रूरत है, अफगानिस्तान में भी ज़रूरत है। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी खुद अमेरिका भारत से मिलकर और अफगानिस्तान मिलकर करा रहे हैं, उसमें भी ज़रूरत है। तो हमारे अफवाज बहादुर हैं, शहादतें दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो उनकी ज़रूरत तो पड़ रही है ना। तो अगर हम खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर जाएं तो फिर ये सब नहीं हो पाएगा। तो वो ये चाहेंगे, जो आपका सवाल का जवाब है, कि पाकिस्तान की मईशत को डूबने ना दिया जाए, मगर ठीक भी ना होने दिया जाए। दुरुस्त। पाकिस्तान को लाजमन 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 2027 के बाद IMF के अगले प्रोग्राम में लाया जाए। 2027 तक पाकिस्तान की मईशत मुश्किलात का शिकार रहे, पाकिस्तान के अवाम तकालीफ उठाते तो रहे। डॉक्टर साहब, फिर तो यही होगा कि पाकिस्तान मकरूज भी रहेगा, हाथ फैलाता रहेगा, कर्ज पे कर्ज की किस्तें लेता रहेगा, और अमेरिका अपना मफादात जो है वो हासिल करता रहेगा पाकिस्तान के थ्रू। जिन जिन ममालिक में वो अपना तसल्लुत कायम रखना चाहते हैं वहाँ पर वो कायम रखता रहेगा। जी। नहीं, अगर इतना होता तो बड़ा मुझे परेशानी नहीं होती। मामला इससे आगे है। मामला इससे अच्छा। आगे कि जो कुछ हरकतें वो हमसे करवाना चाह रहे हैं, उससे पाकिस्तान की सलामती को भी खतरात होंगे। दुरुस्त। अफगानिस्तान के साथ हमारी दुश्मनी बढ़ेगी, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब होंगे,
और हम जो है ना अपनी जो जो पाकिस्तान का शनाख्त अमन है। भी इससे सबुताज होने का खदशा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सदी मईशत हमारे साथ मौजूद थे। और इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर हमें दरपेश है, खुदा ना खास्ता अगर यही इसी तरह से चलता रहा तो पाकिस्तान में अमन और सलामती कायम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम एक ब्रेक लेते हैं। जी हाँ, ब्रेक के बाद बात होगी क्रिकेट की। और 4-1 से जो T20 मैच या सीरीज थी वो तो हाथ से जा चुका। वनडे के अंदर पाकिस्तानी टीम क्या कर सकती है, क्या करने जा रही है, एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात हो जाए खेल की। कुछ खेल के साथ खिलवाड़ का सिलसिला भी जारी है और हमारे जो जज्बात हैं उनके साथ भी खेला जा रहा है। और सीरीज तो हमारे हाथ से निकल चुकी है। आपको पता है कि एक मैच हमने जीता था बहुत ही अच्छे तरीके से 115 के मार्जिन से, और लग ही रहा था कि हम कभी हारे बन गई थी। तो वही हुआ जो 5वें मैच में भी खदशा था बुरे तरीके से हमारे यहाँ। अच्छा, वैसे जुनैद, वो मैच देखने के बाद आपको क्या लगा था? कैसी परफॉर्मेंस थी? क्या आपको लगा था कभी हम पहले हारे हैं या हम आगे कभी हारेंगे? ऐसा ही होगा। वो जो जीते हैं वो गैर मुतवक्के था, वो हम तक नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी कि हम इस तरह से जीत पाएंगे। लेकिन बहरहाल फिर से हमारी तवक्कुआत पे पूरा उतर रही है हमारी टीम। और T20 मैच में पाकिस्तान को शिकस्त देकर सीरीज न्यूजीलैंड ने 4-1 से अपने नाम कर लिया। तो हम लोग अहमद नजीब सती हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उन्हीं से जान लेते हैं। अहमद, आपके हिसाब से जिस तरह से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जारी है, आगे वनडे भी हमने खेलना है, अगर यही टीम स्क्वाड हमारा जाता है या इस तरह की हमारी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस थोड़ा सा पहले पोस्टमार्टम करवा लें हम T20 का भी ना। हाँ बिल्कुल, T20 का पहले बताइए ना कि ये जो सारा कुछ हुआ है, 5 में से 4 मैच हमारे हाथ से निकले, एक के अंदर 115 से हम जीत भी गए, ये हुआ क्या है? और जो तनकीद हो रही है शादाब पे, बॉलिंग नहीं चल सकी, बैट्समैन तो बिल्कुल ही मतलब हमारा एक मसला रहा है। तो ज़रा एक जायज़ा लीजिएगा कि T20 के अंदर हुआ क्या है। देखिए, इसमें 2 से 3 चीज़ें हमारे लिए बहुत सीखने की है। मेरा ख्याल ये है कि मैं हमेशा से एक जुमला कहता हूँ, वो कहते हैं ना, टू क्लोज़ अ आर्गुमेंट इन अ नटशेल, कि हमारे यहाँ क्रिकेटर्स का मसला नहीं, क्रिकेट कराने वालों का मसला है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये जो प्लेयर न्यूज़ीलैंड गए हैं, इनको कभी ऐसी कंडीशंस मिली नहीं है लोकल क्रिकेट में। हम्म। हमारे यहाँ मसला ये है कि टी20 क्रिकेट की भरमार है और फ्लैट विकेट्स होती हैं पाकिस्तान में। और ये प्लेयर दुरुस्त। लॉन्गर फॉर्मेट बहुत कम खेलते हैं। यानी 3 डे क्रिकेट या 4 डे क्रिकेट बहुत कम खेलते हैं, जहाँ आपकी टेक्निक डेवलप होती है, जहाँ पे स्विंगिंग बॉल जो है वो के स्विंग होते हुए किस तरह से आपने उसको खेलना है, गेम अवेयरनेस कैसे डेवलप करनी है, वो आपकी डेवलप नहीं होती। तो इस वजह से मैं प्लेयर को कसूरवार नहीं कहूँगा, मैं कसूरवार कहूँगा आपके सिस्टम के अंदर। और दूसरी चीज़ ये है कि जो न्यूज़ीलैंड के अंदर कंडीशंस है, ये यूजुअली आपको टी20 क्रिकेट में देखने को नहीं मिलती। जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल लेते हैं कि वो मैं देख रहा था कि नया बॉल गस-गस सीम और स्विंग हो रहा था। इस तरह टी20 हम्म। क्रिकेट में हमें नहीं देखने को मिलता। ये हम्म। टेस्ट क्रिकेट में कभी-कभी मिल जाता है सपोर्टिव कंडीशंस में, तो थोड़ा-सा हमें ओवर क्रिटिकल भी नहीं होना चाहिए। नए प्लेयर जो पहली बार गए हैं, मैं उनको बिल्कुल भी क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा। हाँ, जो दूसरी, तीसरी बार जा रहे हैं, चौथी बार जा रहे हैं न्यूज़ीलैंड में, जैसे शादाब खान हैं या शाह अफरीदी हैं, जो कि सीनियर प्लेयर हैं, उनके ऊपर 100% क्रिटिसिज़्म बनता है। अब शादाब खान के ऊपर थोड़ी-सी मैं ज़िक्र करता हूँ कि शादाब खान जब ड्रॉप हुए थे, तो उनकी ड्रॉप होने की सबसे बड़ी वजह उनकी बॉलिंग थी, जिसमें वो बहुत महँगे रह रहे थे। तो ठीक है। आपने क्या देख के उनको वापस टीम में शमूलियत अख्तियार की? कहाँ देखा कि उन्होंने बॉलिंग को इम्प्रूव किया? ऐसा महसूस होता है कि जहाँ से वो अपनी बॉलिंग को छोड़ के गए थे, अपना एक्शन भी उन्होंने चेंज किया, वहीं से आगाज़ किया। तो दुरुस्त। लॉजिकली फिर शाहीन अफरीदी, उनके भी इतने टूर हो गए, कोई उनकी इम्प्रेसिव बॉलिंग नहीं है। सो मेरा ख्याल है कि अगर आप अपनी इससे सबक सीखते हुए आए, तो आपको ये पता चला कि आपकी लेकिन क्रिकेट यही कहाँ अहमद, स्टैंड करती यही है। प्लेयर्स थे जिन्होंने मैच बड़े अच्छे मार्जिन से जीता भी। अगर हम 4-1 से कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड जीता है, तो एक मैच तो हम भी जीते हैं और परफॉर्मेंस उसमें भी आपने देखी है। 115 का मार्जिन बड़ा अच्छा मार्जिन था। यही टीम थी, यही प्लेयर्स थे, यही बल्लेबाज और बॉलर्स थे, और 16वें ओवर में जीत गए हम। 16वें ओवर में हमने टारगेट पूरा कर लिया। और साथ में जो आप बरीउल ज़िम्मा तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते, सिलेक्शन कमेटी असल जिम्मेदार है जिन्होंने इन खिलाड़ियों को चुना है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये आदि नहीं है इन कंडीशंस, वो कंडीशंस देनी भी मैनेजमेंट की काम थी, उस तरह की पिचेस बनाना भी मैनेजमेंट का काम था। लेकिन ये भी तो पाकिस्तान टीम के क्लब प्लेयर्स तो नहीं थे, इन्हें भी तो परफॉर्म करना चाहिए ना अमर भाई। देखिए, इसमें ये है कि जो हमने मैच जीता, क्रेडिट तो जाता है लड़कों को, लेकिन ये देखना चाहिए कि वो उसमें मूवमेंट कम थी और दूसरा वो ग्राउंड बहुत छोटा है, उसके बहुत छोटे डायमेंशंस हैं, तो हमारे प्लेयर्स मारते गए, उनकी लगती गई। लेकिन जिस पिच में थोड़ा स्विंग हुआ है गेंद, वहाँ पर हमारे प्लेयर जो है वो नहीं कर पाए। तो बात ये है कि अगर आप वो पर्चा ही नहीं देते किसी को, वो सिलेबस ही नहीं देते और पर्चा आप और दे रहे हैं ना, सबसे पहली देखें गलती मैं बताता हूँ होता है। एक तो ये कि आपको ये कलई खुल गई कि आपके यहाँ लोकल कंडीशंस में जो प्लेयर स्कोर करता है,
वो बहुत सब स्टैंडर्ड है। मैं हमेशा बात करता हूँ हमारी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट सब स्टैंडर्ड है। यहाँ का दुरुस्त। परफॉर्मर जो होता है वो इंटरनेशनल लेवल पे स्ट्रगल करता है, स्पेशली हमारा क्रिकेट का स्टैंडर्ड ओवर द इयर्स बहुत नीचे आ गया है। देखिए दूसरी अब बात ये है कि अमर भाई इसमें थोड़ा सा मैं सब अगर आपको यहाँ पे रोकूं, अरबों रुपया हमने स्टेडियम्स पे लगा दिया, उस लेवल की पिचेस क्यों नहीं बन पा रही? हम कल भी बात कर रहे थे, हम बल्कि डेली बात करते हैं कि वो मयार जो कि हमें ऑस्ट्रेलिया में जिसका सामना होता है, हमें न्यूजीलैंड में सामना करना पड़ता है, उन कंडीशन में जाके हमारे लड़के खासतौर पे नए तो बिल्कुल एक्सपोज हो जाते हैं या वो ब्लैंक हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आती कि इतनी बाउंसी विकेट्स हैं, इतनी ज़्यादा वहाँ पे स्विंग हो रही है, तो ये कंडीशंस यहाँ पे उनको प्रोवाइड करना भी तो हमारे और हमने एक्सपर्ट्स भी मैनेजमेंट का बुलवाए काम थे कुछ साल जी हाँ, पहले तक जी हाँ। अपने तमाम पिचेस को दोबारा से तरतीब देने के लिए, तो दोबारा से बनाने के लिए, तो तो वो क्यों नहीं हो पा expertise रहा? कहाँ पर गई? लेकिन अब एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया जैसे तो नहीं कर सकते। हर मुल्क की अपनी एक मट्टी होती है। एशियन कंडीशंस में ऐसा एग्जैक्ट रेप्लिकेट करना तो मुश्किल नामुमकिन होता है। लेकिन आप पिचेस को काफी बेहतर कर सकते हैं। दूसरा हम्म। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, ये बड़ी लंबी डिबेट है कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट किसको कहते हैं, जी कंपटीशन, बॉल कैसा लगेगा, फिटनेस कैसी होगी। तो हमारी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं है, 0%। मैं आपके प्लान कह रहा हूँ 0% है, क्योंकि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट 15 साल से फॉलो कर रहा हूँ, स्टिल प्लेइंग क्रिकेट माई सेल्फ ऑल्सो। एंड इसके बाद आपने कहा था ये जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदार जो कि क्रिकेट ऑर्गेनाइज करते हैं, ये जिम्मेदार आपकी सिलेक्शन कमेटी इसलिए है क्योंकि आपने इतने मुश्किल, न्यूजीलैंड इज अ वेरी टफ साइड टू, मतलब इतनी आसान, बहुत मुश्किल टीम है अपनी होम कंडीशंस में। आपको नए लड़कों को मौका देना था, ये गलती 2023 में भी आपने की थी। आपको पाकिस्तान में देना था, जहाँ पे अपनी फ़ैमिलियर दुरुस्त। कंडीशंस हैं, ताकि एक बार प्लेयर को कॉन्फिडेंस आए, उसके बाद एक-एक स्टेप करके आप मुश्किल लेके जाते हैं। आप और लेवल इंटरनेशनल 5 पे टूर पहले पे लेके तो जा रहे हैं, जाहिर है बहुत ज़्यादा डायरेक्टली है। आपको आजमाना नहीं चाहिए था क्रिकेटर्स को, लेकिन अहमद अब वनडे क्रिकेट का आगे जो है वो टाइम शुरू हो गया है, क्या समझते हैं कि स्क्वाड जो तरतीब दिया गया है, आप उस तरह से परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, या यही जो हमने पीछे गलतियां दोहराई हैं यही अगले मैचेस में भी आप देख रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से वैसे तो 100% प्रेडिक्शन क्रिकेट में नामुमकिन होती है। न्यूज़ीलैंड को हम्म डेफिनिटली अपर एज है। उनके प्लेयर बहुत यूज्ड टू हैं, दे आर वेरी स्किलफुल। उनके टॉल हाइटेड फास्ट हम्म। बॉलर्स हैं, जो कि बॉल को बहुत अच्छे से स्विंग करते हैं, साथ में बाउंस भी ले रहे हैं। जी हमारे प्लेयर की यही प्रॉब्लम है कि जहाँ पे गेंद थोड़ा स्विंग या सीम होता है, वहाँ पे वो थोड़े वल्नरेबल हो जाते हैं। और क्योंकि देख, मैं फिर वही बात कहूँगा कि टी20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट या 4 डे क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट कम खेलते हैं, जहाँ पे आपकी टेक्नीक या आपका मेथड डेवलप होता है। हालाँकि हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी कमज़ोर है, लेकिन फिर भी वो आपको काफ़ी हेल्प आउट करती है। तो न्यूज़ीलैंड को डेफिनिटली एज होगा, उनके प्लेयर बिल्कुल होम ग्राउंड में वो उनको टी20 से। खेलने का, और बड़ी ज़बरदस्त टीम है न्यूजीलैंड की। लेकिन एक चीज़ है कि पूरे पाकिस्तान से जो तनकीद हो रही है वो जायज़ भी है कि पाकिस्तान में अब तो ये सवाल उठने लग गया कि वाकई में टैलेंट है ही नहीं, क्योंकि बेस्ट पॉसिबल जो ऑप्शंस थी, चाहे वो 15 रुकनी स्क्वाड हो या प्लेइंग 11 हो, ये वो बेस्ट प्लेयर्स नहीं थे जिन्हें न्यूजीलैंड में जाके खिलाया जाना चाहिए था। तो क्या आपको लगता है कि अभी कुछ इम्तिहान गुजर चुके जिसमें नाकामी है, आने वालों के अंदर खदशात हैं, नाकामी के खदशात और तलवार लटक रही है, तो आपको लगता है कि आकिब जावेद साहब को अब भी रुके रहना चाहिए, क्योंकि वो फैसले तो नहीं बदल रहे, तो फिर कम से कम उन्हें खुद ही इज्जत से रिजाइन इस्तीफा कर दे के देना चाहिए। चले जाना चाहिए? अच्छा, मैं आपको बताऊँ, ये जो लोग कहते हैं ना पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, ये यकीन मानिए ये वो लोग हैं जो घरों से बाहर नहीं निकलते या टीवी पे बैठ के कहते हैं। लेकिन टैलेंट पाकिस्तान में न्यूजीलैंड से बहुत ज़्यादा टैलेंट है। ये हम्म बात हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। वी आर फार मोर टैलेंटेड देन न्यूजीलैंड। जब आप देखिए अंडर 19 लेवल पे हम लोग कम्पीट करते हैं, हमारे नौजवान उनसे बहुत ऊपर होते हैं। लेकिन दुरुस्त। जब उनका सिस्टम में वो लड़के जाते हैं अंडर 19 के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो उनका सिस्टम इतना ब्रिलियंट होता है कि वो उनके टैलेंट को मैक्सिमाइज़ कर देता है। जी, और हमारे पॉलिश सिस्टम करता है, ग्रूम इतना करता है। बैकवर्ड है, जो वो हम्म। हमारा सिस्टम इतना बैकवर्ड है कि वो हमारा टैलेंट जो नेचुरली टैलेंटेड होता है, वो पहले से नीचे चला जाता है। वो दुरुस्त। वो सप्रेस्ड हो जाता है। सो एक तो ये बात कि टैलेंट है, वो लोग नहीं है, सिस्टम नहीं है उनको बनाने वाला, उनको निखारने वाला, उनको बेहतरीन प्लेयर में तब्दील करने वाला। और दूसरा आपने कुछ और पूछा था। फिर मैं तो अहमद मैं ये हमने कह रहा था जो कि आकिब मेंटोर जावेद के। साहब को चले जाना चाहिए फिर। देखिए, जिस मुल्क में गैरी क्रिस्टन जैसा आउटस्टैंडिंग कोच आए, जेसन गिलेस्पी जैसा माना हुआ कोच आए, वहां निकाल के आप विद ड्यू रिस्पेक्ट आकिब जावेद साहब को लेकर आए एक लॉबी करके, हम्म हम फिर यही नतीजे हम्म। डिजर्व करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक। और फिर ना तो मेंटोर काम कर सकते हैं और ना ही फिर यहाँ पर हाँ, आकिब जावेद साहब काम बड़े कर बड़े पाएंगे, जो बड़े बड़े। मरात होंगे, ये तनख्वाहें वही चलती रहेंगी, परफॉर्मेंस नहीं होगी या रिजल्ट नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया अहमद नजीर सती साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक। और सेफ सिटी अथॉरिटीज़ बड़ा ही ज़बरदस्त काम कर रही हैं बिछड़े हुओं को उनके अपनों से मिलवाने का, किस तरह से, एक बहुत ब्रेक के बाद। ही कार्य खैर का काम है, इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। और अभी का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सुबह पंजाब में रोज़ाना तकरीबन 70 के करीब बच्चे जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अपने वालिदैन से बिछड़ जाते हैं। यही बच्चे मुख्तलिफ जगहों से लोगों को लावारिस मिलते हैं और उनमें से कई अपना पता दीगर तफसीलात नहीं बता सकते। तो इन बच्चों को किस तरीके से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो दूसरों तक पहुँचाता है, उनके अपनों तक पहुँचाता है। इन्हें या तो ईडी सेंटर में रखा जाता है या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रखा जाता है या फिर यतीम खानों के हवाले कर दिया। बिल्कुल, और इन बच्चों को उनके वालिदैन और प्यारों से मिलवाने का कोई मरबूत निज़ाम तो नहीं है, लेकिन इस कमी को दूर करने के लिए मेरा प्यारा के नाम से इस कोशिश का आगाज़ पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने किया है। तो ये मेरा प्यारा है क्या, ये जान लेते हैं। सिद्रा इकराम है इंचार्ज वर्चुअल सेंटर चाइल्ड सेफ्टी और सदफ ज़हूर है सोशल मीडिया इंचार्ज मेरा प्यारा। तो सदफ आपसे आगाज़ कर लेते हैं। मेरा प्यारा, सबसे पहले तो बताइए ये क्या है, कब से काम कर रहा है और किस तरह से ये अपने प्यारों से बिछड़े हुओं को मिला रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा प्यारा जो है एक बड़ा खूबसूरत सा नाम हमने रखा है कि गुमे हुए जो बच्चे होते हैं गुम हो जाते हैं। आपने अभी बताया कि 70 से 72 के करीब बच्चे जो हैं डेली की बुनियाद पे जो है वो गुम हो जाते हैं। और ऐसा कोई ऐसा मरबूत निज़ाम नहीं था पहले कि बच्चों को रीयूनाइट करवाया जाए। मेरा प्यारा के नाम से एक इनिशिएटिव पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने 26 जुलाई 2024 को लिया। अच्छा। और इसके तहत हमने हज़ारों की तादाद में मोर देन 40,000 जो कह लें आप बच्चे जो है हमने रीयूनाइट करवाए हैं। और मुख्तलिफ जगहों से हमें बच्चों की कॉल्स मसूल होती हैं। हमारा जो प्राइमरी सोर्स है वो 15 की कॉल आती है, उस पर IVR 3 सेट किया हुआ है कि आपकी कॉल जो है मेरा प्यारा सेंटर वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी में जाएगी। एक बार फिर से नंबर रिपीट कीजिएगा। जी 15 के बाद आपने 3 का बटन प्रेस किया तो आपकी कॉल मेरा प्यारा सेंटर में आ जाती है। उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने बच्चे को उसकी वहाँ पे पुलिस को डिस्पैच करने, फर्स्ट रिस्पोंडेंट पुलिस को डिस्पैच करने के बाद उसकी फैमिली ट्रेसिंग तक हमने जो है अपनी तगदो जारी रखनी है कि जब तक बच्चा अपने घर तक वापस नहीं चला। अच्छा, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और सेफ सिटी अथॉरिटी आपस में ज़ाहिर है कांटेक्ट में रहते होंगे। इसके अलावा यतीम खाने, ऑर्फन हाउसेस सब आपके साथ कांटेक्ट में रहते होंगे, जिसकी वजह से आप लोग बच्चों को उनके प्यारों तक मिलवा पाते हैं। अगर कोई बच्चा अपना नाम नहीं जानता, उसके पास अपनी कोई डिटेल नहीं है, अपने पेरेंट्स के बारे में वो नहीं बता सकता, तो आप बता रही थी कि AI के थ्रू आप लोग उनकी तस्वीर जो है वो मैच करते हैं। वो तरीक़ाकार भी बताइएगा। बिल्कुल मैडम, हमारे पास जो AI के फीचर्स हैं उसके पीछे 2 एल्गोरिदम लगे हुए हैं। फेशियल रिकग्निशन मैचिंग होती है और वेयर अबाउट मैचिंग। फेशियल रिकग्निशन में आपके फेस के फीचर मैच होते हैं। हमारा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो स्टार्ट में 15 है। 15 पे जैसे ही हमारे पास कॉल रिपोर्ट होती है कि मेरा बच्चा लापता हो गया है, कॉलर ने कॉल किया, हम बच्चे की डिटेल्स उनसे लेते हैं कि आप बताएं बच्चा जो आपका गुम हुआ है उसकी उम्र कितनी है, उसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, उसकी हाइट कितनी है, उसकी आइज़ का कलर, बालों का कलर, ये सारी डिटेल हम उनसे पूछते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं। फिर उनसे पिक्चर्स भी मंगवाते हैं, बच्चे की तस्वीर मंगवाते हैं। फेशियल रिकग्निशन के लिए बच्चे की तस्वीर मंगवाई जाती है कि आप तस्वीर हमें हमारे मेरा प्यारा व्हाट्सअप नंबर पर 0309 पेंटा 015 पर शेयर कर दें। हमारा व्हाट्सअप नंबर है। थोड़ा सा आराम से बताइए ताकि हमारे सुनने वाले देख लें, क्योंकि ये बड़ा नेकी का काम, भलाई का काम कर रहे हैं आप। जी 0309 पेंटा 015 हमारा जो व्हाट्सअप मेरा प्यारा का नंबर है, इस पर पिक्चर्स हम व्हाट्सअप करवा लेते हैं। इसी तरह से अगर एक हमें फाउंड की रिपोर्ट हुई है कि एक लावारिस बच्चा हमें मिला है, मिलने की सूरत में हम क्या करते हैं, जिसको मिला है फॉर एग्जांपल सर आपको कोई शॉपिंग मॉल से बच्चा मिल गया, गली से मिल गया, मोहल्ले से मिल गया, आपको नज़र आया, आपने उसकी डिटेल हमारे साथ शेयर की कि मुझे एक बच्चा मिला है, उम्र उसकी तकरीबन 11-12 साल है, इस तरह के कपड़े पहने हुए हैं और ये मैं आपको तस्वीर व्हाट्सअप कर रहा हूँ। ठीक है। गुमशुदगी की सूरत में भी हमने उसकी पिक्चर और डाटा अपने सिस्टम में फीड कर दिया और मिलने की सूरत में भी कर दिया। हमारा AI सिस्टम उसको मैच करता है फेशियल रिकग्निशन की बेस पे भी और जो जैसे मैंने आपको बताया था कि उसके पहनावे की बेस पे भी। 2 फीचर्स इसके पीछे इंस्टॉल्ड हैं, 2 एल्गोरिदम लगे हुए हैं कि डाटा की बेस पे वो ऑटोमेटिकली, अब जो बच्चे मेंटली चैलेंज हैं वो बेचारे अपने बारे में कुछ बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, वो तो नहीं बता सकते अपने बारे में। तो ये सिस्टम जो है उन बच्चों की रीयूनियन के लिए बहुत परफेक्ट सिस्टम है। बच्चे ये भी बताएगा कि ये पंजाब में एक तो पूरे पंजाब को कवर कर रही है आपकी जो सेफ सिटी अथॉरिटी की टीम है इस मामले को, और अगर किसी और सूबे से कोई बच्चा गुम होकर या कोई बड़ा गुम होकर यहाँ पर आ जाता है या यहाँ से वहाँ चला जाता है तो उसका भी मैकेनिज्म है? जी सर, थ्रू व्हाट्सएप नंबर भी वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नहीं तो मेरा प्यारा एप्लीकेशन है, हमारी मेरा प्यारा ऐप है, उसमें भी वो जो डिस्ट्रिक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कराची से बच्चा थ्रू ट्रेन आ गया,
लाहौर में आ गया। तो वो मेरा प्यारा में बच्चे की तस्वीर जैसे मैंने आपको बताया और बाकी सारी डिटेल उसमें एंटर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ वो उस डाटा को भी चेक कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई बच्चा मिला है, लाहौर में मिला है, डिफरेंट जगहों से मिले हैं, वो चीज़ें हमने साथ साथ अपलोड की होती हैं, वो डाटा साथ साथ अपलोड किया होता है, वो बैनर से इंफॉर्मेशन से चेक कर सकते हैं कि आया कि हमारा बच्चा सुबह पंजाब में तो नहीं चला गया। और ऐसे केसेस हमने रिजॉल्व भी किए हैं जो थ्रू ट्रेन बच्चे कराची से आ जाते हैं, सिंध से आ जाते हैं। यस, वो हमने बच्चों से इंटरव्यूज़ करके बच्चे अपने बारे में बता देते हैं या कोई क्लू बता देते हैं। एक और चीज़ भी है सिद्रा, आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि हम देख रहे हैं कि 15 के बूथ लगे हुए हैं जिनके थ्रू आप इमरजेंसी के लिए ख़वातीन को भी बताया गया हुआ है कि एक रेड बटन है, आप क्लिक करें तो आपको फ़ौरन हेल्पलाइन पर आपकी कॉल जाएगी और आपकी हेल्प के लिए वहाँ पर पुलिस मौजूद होगी। अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए बहुत सारे बच्चे भी सोशल मीडिया पर मैं देख रहे हैं, अल्लाह ना करे किसी के बच्चे के साथ भी ये मसला हो सकता है, मिसहैप हो सकता है, तो वो किस तरह से उस बटन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं? क्या वो पुश करने पर बच्चों की कॉल भी रिस्पॉन्ड होगी? एग्जैक्टली, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। पैनिक बटन, सेफ सिटीज़ ने एक इनिशिएटिव जहां 15 कॉल इजीली एक्सेसिबल है वहां पे पैनिक बटन भी इंस्टॉल किया जो कैमरा के साथ इंस्टॉल है। ओके, अब ये फिजिकली कहाँ पर कितने स्पॉट्स पे ये पैनिक बटन्स हैं? ये हमारे जितने भी मेन स्पॉट्स हैं, मेन मार्केट्स होगी या जो भी हाईलाइटेड एरियाज़ हैं, मतलब नियरेस्ट एरिया में वहाँ पे इंस्टॉल है। अब हमारे पास बहुत से केसेस आए भी हैं, 2-3 केसेस ऐसे आए हैं जब बच्चा जो है वो मतलब उसके पेरेंट्स जो है उसे नहीं मिल रहे थे, उसे पैनिक बटन पे जैसे ही बटन जस्ट प्रेस करने तो कैमरे के थ्रू हम उसको एक्सेस करते हैं, कैमरे के थ्रू उसकी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं कि अच्छा यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है, वहाँ पे हम पुलिस भेजेंगे। अगर बच्चा मतलब खुद से नहीं बता पा रहा है कि मेरे साथ क्या इशू हुआ है तो हम वहाँ पे पुलिस को डिस्पैच कर देते हैं। और ऐप भी है कोई जिसके जरिए ये पैनिक बटन को यूज़ किया जा सकता है या उसकी लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है? हमारा जो पूरा सिस्टम है डेडिकेटेड है इसके साथ, पैनिक बटन और कैमरास के साथ। तो हमारे सिस्टम उसी वक्त हमें मतलब वहाँ पे कॉल आ जाती है, पैनिक बटन प्रेस। मोबाइल ऐप में जाना चाह नहीं, ऐप नहीं है, अभी तक ऐप नहीं है जो ऑपरेट कर रही। अच्छा, हमारे पास बैगर्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पंजाब में, सिंध में, पेशावर में, मतलब किसी भी एरिया में चले जाए ना पाकिस्तान के अंदर बैगर्स कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। समटाइम ये भी होता है कि बच्चा मिसप्लेस हुआ, घर से कहीं बाहर निकला और वो उस रैकेट के हथे लग गया, हथे चढ़ गया जो कि भीख मंगवाते हैं। अब उस रैकेट के हाथ आ गया ना तो वो किसी यतीमखाने में जाएगा, ना ऑर्फन हाउस में जाएगा, ना किसी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हाथों में जाएगा, बल्कि वो एक रैकेट के हाथ चढ़ गया। पेरेंट्स उसकी कंप्लेन कर रहे हैं बार बार, आप उसको किस तरह से ढूंढेंगे? हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है अभी वो ऑपरेशन कर रही है बैगिंग के अगेंस्ट, जो है ना वो जितने भी जो छोटे बच्चे हैं जिनसे भीख मंगवाई जाती है वो उनको वहाँ से रेस्क्यू करते हैं, उन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया जाता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में हमारी फील्ड टीम है, मेरा प्यारा के नाम से फील्ड टीम, वो बच्चों से इंटरव्यू करती है। जो बच्चे साल किसी अदारे में हैं वो बच्चों से इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू की बेस पे अगर बच्चा कोई क्लू बता देता है कि मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे बाप का नाम ये है, माँ का नाम ये है, तो कोई भी वो क्लू देता है जिस जगह वो रहता है, हम उसकी फैमिली ट्रेसिंग पे काम करते हैं। जैसे ही बच्चे की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है हम उसके मुतलका थाने में मुतलका एसएचओ को पास करते हैं मैसेज के, चेक करें इस नाम का बंदा यहाँ पे है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा कह देता है कि मेरा बाप तो रिक्शा चलाता था, मेरे बाप की तो यहाँ पे मोची की दुकान है। अरे अगर उसे डरा के धमका के उसे उसके माइंड को बिल्कुल अपने कंट्रोल में किया हुआ है कि बच्चा सिर्फ ये बताएगा कि मैं तो इन्हीं का बच्चा हूँ, और आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि ये बच्चा इनका नहीं है बल्कि मिसिंग रिपोर्ट है उसके अगेंस्ट। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो प्रॉपर एक डिपार्टमेंट, आपको पता है गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, और वहाँ पे साइकेट्रिस्ट भी बैठते हैं। हम बच्चों से जब बात करते हैं, उनके सेशन होते हैं, साइकेट्रिस्ट सेशन करते हैं और सेशन के बाद वो अपनी डिटेल्स बताना शुरू हो जाते हैं कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है या मेरे पेरेंट्स ही मुझसे भीख मंगवा रहे हैं। तो फिर उनकी कोर्ट जो है पेरेंट्स को फ़ाइन भी करती है, जो बिला वजह छोटे बच्चों से भीख मंगवाते हैं उनको फ़ाइन करके उसके बाद उसकी कस्टडी देती है। और अगर कस्टडी नहीं देनी होती तो वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में ही रहते हैं और वो वहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस अगर आप हमें मजीद बता सकें कि एक बच्चा आपने रिकवर किया है जी, उसके वालिदैन से रब्ता करने के लिए या जब तक वालिदैन नहीं मिल जाते वो बच्चा किस शेल्टर होम में, किस चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास ज़ेरे किफ़ालत रहता है, क्या प्रोसेस? सर जैसे हमने आपको बताया कि पूरे पंजाब में 70 से 72 बच्चे हमें मुख्तलिफ जगहों से मिलते हैं कि इनकी लावारिस एक दिन में गुमशुदगी की कॉल्स आई हैं, गुमशुदगी की कॉल रिपोर्ट हुई है। यस, एक दिन में पूरे पंजाब से। ठीक है, 30 से 35 बच्चे मुख्तलिफ मकामात में मिलते भी हैं। एक तो हमारा AI फीचर जो है उन लावारिस बच्चों का डाटा गुमशुदा बच्चों के साथ मैच करके हमें अलर्ट जनरेट कर देता है। जब अलर्ट जनरेट होता है तो हम फैमिली से वेरीफाई करते हैं कि ये हमें बच्चा मिला है, ये आपका तो नहीं। हम बच्चे की तस्वीर, उसकी डिटेल शेयर करते हैं। अगर तो फैमिली बता देती है कि ये उन्हीं का बच्चा है तो हम उनको हैंड ओवर कर देते हैं। अगर बच्चे की फैमिली नहीं मिलती, इन केस ऑफ बच्चा मेंटली चैलेंज है, बच्चा स्पेशल है, उनकी फैमिली नहीं मिलती, तो हम पुलिस स्टेशन में नहीं उसको रख सकते, ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, हम उसको किसी अदारे के हैंड ओवर कर देंगे।
चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ हमारा MOU साइन हुआ है पंजाब पुलिस का। हमारा उनके साथ MOU है कि हमारी 15 पे जितने भी केसेस इस तरह से आएंगे हम उनको हैंड ओवर करेंगे तब तक जब तक उनकी फैमिली ट्रेसिंग पे हम काम नहीं कर लेते, हमें मिल नहीं जाती। और विदिन 24 आवर हम उस पर फॉलोअप लेते हैं, बार बार पूछते हैं। बच्चे से इंटरव्यू के लिए हमारी टीम जाती है, बच्चे से बातचीत करती है। वो केस हम ये नहीं है कि आपने उसको एक साइड पे बस रख दिया है, नहीं, हम जब तक वो केस रिजॉल्व नहीं हो जाता, उसकी फैमिली नहीं मिल जाती, वो विदिन हम 24 आवर। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी सिद्रा इकराम, सदफ आबदी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और जो काम सेफ्टी सिटी अथॉरिटी कर रही है यकीनी तौर पर बहुत हैराज तहसीन काम है और हम लोग भी अप्रिशिएट करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और आपके साथ खबर है जी, खबर शेयर सादिकाबाद के लुंडा बाजार में खौफनाक आतिशज़दगी देखने में आई है। आग ने पूरे बाजार को अपनी लपेट में ले रखा है इस वक्त, और बताया जा रहा है कि 100 से ज़ायद दुकानें जलकर राख हो गई हैं। दुकानदारों और शहरियों ने भागकर अपनी जानें बचाई हैं। जी हाँ बिल्कुल, और हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, कमर रफ़ीक। कमर, बताइए भी आग लगी कैसे, क्या इस पर काबू पाया जा सका? रेस्क्यू टीम में जल्द से जल्द इसका आग पे काबू पा सकें और नुकसान को बचाया जा सके। ये वाक़या अफसोसनाक पेश आया है। हम एक ब्रेक लेते हैं, बहुत अहम इश्यूज़ हैं जिस पे अभी मज़ीद बात होना बाकी है। स्टे विद अस। हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्श मौला, हुजूर जानते हैं पहुँच कैसे तेरा पे रूहुल अमीर ये कहने लगे, पहुँच कैसे तेरा पे रूहुल अमीर ये कहने लगे, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर कि हर गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, कि हर गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्श मौला, हुजूर जानते हैं। फरासत अली हमारे साथ मौजूद थे। नात खां, और जितनी खूबसूरत आवाज़ में उन्होंने ये समा बांधा है, नात रसूल मकबूल पेश की है, यकीनी तौर पर एक रूह के अंदर तरावट सी उतर जाती है। बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ तशरीफ फरमाए हमारे साथ अभी उस्मान सियालवी भी, उनसे भी कलाम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं सैयद फ़ाहद काज़मी साहब से। आपको वेलकम कहेंगे सभी दोस्तों को। और हमारा जो आज का मौजू है नाज़रीन, बैतुल मक़दस क़िबला अव्वल, इसकी अहमियत क्या है, इसका तक़द्दुस कितना ज़रूरी है, मुसलमानों के दिलों के कितने करीब है ये मकाम। दुरुस्त, और हम इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि बैतुल मक़दस का जो एहतराम है, जो मकाम है, क्योंकि मुसलमानाने आलम के क़िबला अव्वल होने का शर्फ हासिल है इस जगह को, और ये सरज़मीन आसमानी पैगामात और तमाम रिसालतों की मंबा भी है, सरचश्मा भी है। और हम लोगों को ये भी बताएंगे कि असल मस्जिद अक्सा है कौन सी, क्योंकि हम लोग समझते
समझते हैं कि जो एक गोल्डन कलर का गुंबद सा नज़र आता है वो है मस्जिद अक्सा। तो हम लोगों की इसमें भी रहनुमाई सैयद फ़ाद अली काज़मी हमारे साथ मौजूद होंगे, वो फरमाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, आप तशरीफ़ लाए। पहले तो हम इसकी अज़मत, फजीलत और अहमियत की बात कर लेते हैं और फिर बताइएगा कि जो असल मस्जिद अक्सा है वो कौन सी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक्स अ लॉट जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पर आने से पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे नामवर पाकिस्तानी एक्सप्लोरर जो कि इस वक्त साउथ अफ्रीका के अंदर मुकीम है, हार्ट सर्जन है, उनको चांस मिला इस सारी जगह पे जाने का। अच्छा। और उन्होंने ये मारकातुल आरा किताब लिखी है दीवार गिरिया के आसपास। ये हमारे रीडर्स को ज़रूर पढ़नी चाहिए। एक इन डेप्थ एनालिसिस है और ये जो सारा इशू है इसके पीछे जो स्पिरिचुअल पॉलिटिकल मामलात हैं इंसान को समझ आ जाती हैं। बहुत ही शगुफ्ता अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में किताब लिखी गई है। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो सारा इलाका है ये टाइम मेमोरियल, इसको होली लैंड कहा जाता है। ये जो फ़लस्तीन का इलाका है ये होली लैंड है। और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल को, वैसे इससे पहले की इसकी तारीख है, लेकिन वो लिबरेट करा के जब बनी इसराइल को लेके आना चाह रहे थे तो वो इस इलाके में उनको लेके आना चाह रहे थे, होली लैंड। सही। वो जिसको हम अंग्रेजी में भी कहते हैं ना, बिटवीन द रिवर टू द सी। तो रिवर जॉर्डन और मेडिटेरेनियन के दरमियान ये इलाका है, ये खित्ता है जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में बड़ी अजमत वाला है। और बैक वक्त तमाम इलामी किताबों के मानने वालों के लिए अहमियत का हामिल है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, यहूदी हो या मुस्लिम हो। मैं उसी तरह बढ़ रहा हूँ, बेशक। तो एक तो पहली बात तो ये, इसको अंडरस्टैंड करें। दूसरी बात यह है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जैसे मक्कातुल मुकर्रमा में जनाब इस्माइल के साथ मिलकर बैतुल्लाह की तामीर की, उसके फौरी बाद यानी तकरीबन 40 साल बाद अपने दूसरे बेटे सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर मस्जिद अक्सा की तामीर की। यानी ये जो दोनों किबले हैं, ये दोनों किबलों की तामीर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों से हुई है। पहले बैतुल्लाह उन्होंने तामीर फरमाया और फिर उन्होंने ये बैतुल मक़दस के अंदर मस्जिद अक्सा को तामीर। और बहुत अरसे तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरफ रुख करके नमाज भी पढ़ते रहे, किबला जो है वही माना जाता है। ये उसकी अगली फजीलत है। और साथ में फात में ये भी बताएगा कि हज़रत सुलेमान ने जो जिन्नात की मदद से तामीर करवाई थी वो किस मौके पे हुआ। बेशक देखें, जैसे ही जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ज़माना बदला, फिर जैसे मैंने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया, वो कौम को बसाना चाह रहे थे। ओवर द सेंचुरीज यहाँ पे ऐसा होता था ना, हुक्मरान आते थे इराक की तरफ से, बेबीलोन की तरफ से, वो हमला करते थे, बिल्डिंग्स तबाह होती थी, फिर दोबारा से तामीर होती थी। तो जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोबारा इसकी तामीर नौ की। अच्छा। जिसको हम मस्जिद अक्सा कहते हैं। और अक्सा का मतलब है, लुग़वी मतलब है दूर की मस्जिद। ओके। तो अगर हम अरब वर्ल्ड के अंदर हो या मक्का के अंदर हो तो मक्का के लोग कहते थे कि वो अक्सा, दैट मॉस्क। तो अक्सा असल में वो जगह है ना। तो वो मस्जिद पहले जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत के लिए इबादतगाह बनाई। फिर जब ताख्तो ताराज हुई सैयदना सुलेमान ने बनाई, जिसको यहूदी हैकल सुलेमानी कहते हैं। हमारे लिए वो हैकल सुलेमानी नहीं है, वो मस्जिद अक्सा है। वो एक खुदा, एक रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की जगह थी, जिसको वो टेम्पल कहते हैं, सोलोमोन्स टेम्पल। तो वो सुलेमान अलैहिस्सलाम का भी एक पूरा वो है और वो इस्लाम भी उसको रिकग्नाइज करता है कि उसके अंदर, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम यक वक्त जिन्नों और इंसानों दोनों पर बराह रास्त हुक्मरानी करते थे। जी। तो जिन्नों की मदद से वो बन रही थी और आपने कसा लेके आप खड़े हुए थे और आप तवील, आपकी उम्र थी, लेकिन वो उनको पता तब चला कि जब आपका विसाल हो गया और आप खड़े ही रहे, लेकिन वो दीमक ने जब आपके असाक को चाटा और आपका जिस्म जो है वो जिसमें अतर ज़मीन पर आया, तो दे रियलाइज कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का विसाल हो चुका है। वो बेसिकली उन्होंने खड़े होने का मकसद भी ये था कि जिन्नात को यही तासुर जाए कि वो अभी हयात हैं, वो जिंदा हैं और वो अपना काम ना रोके। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करें तो देखेंगे बनी इसराइल का किबला था ना, तो आगाज में मुसलमानों का भी, क्योंकि दीन तो एक ही है, ये अल्लाह के जितने अंबिया हैं ये एक दीन को लेके आए। सरकार दो आलम जब मक्कातुल मुकर्रमा में थे तो बैतुल्लाह के चार साइड्स है ना, उस साइड की तरफ खड़े होते थे जहां पर मस्जिद अक्सा है। यानी सामने बैतुल्लाह भी होता था और लेकिन किबला मस्जिद, डायरेक्शन वही बनती थी। हाँ, किबला लेकिन मस्जिद अक्सा था। जब मदीना तैयबा तशरीफ लाए तो अब ये हुआ कि मक्का दूसरी तरफ हो गया और मदीना से मस्जिद अक्सा दूसरी, यानी आप ऑपोजिट हो गए, दो अलग अलग डायरेक्शन, दो अलग। तो 17 माह सरकार दो आलम ने कमोबेश सहाबा के साथ मिलकर मस्जिद अक्सा की तरफ चेहरे को करके किबला बना के ड्यूरिंग नमाज जमात के अंदर, और ड्यूरिंग नमाज कुरान के अंदर वो वाकया मौजूद है। और उनके पीछे जो फॉलोअर्स थे वो भी वैसे पलट गए, बेशक।
तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पलटना, पहले तो मक्का की तरफ आपकी जो एक दिली रग़बत थी, रब्बुल इज़्ज़त ने कहा ना हम आपका बार बार आसमान की तरफ देखते हैं आपके चेहरे को, और हम आपको वो किबला इनायत फरमाएंगे जिससे आप राजी हो जाएंगे, क्योंकि सरकार दो आलम को बहरहाल बैतुल्लाह से ज्यादा अकीदत थी, ज्यादा, और साथ में वो मिराज शरीफ का वाकया, हाँ, सफर का आगाज ही वहीं से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब ये अगली इसकी फजीलत की बात है कि अगर आप हरमुश शरीफ की बात करेंगे, हरमुश शरीफ है बैतुल मक़दस के अंदर, हर वो पूरा कंपाउंड है, 35 एकड़ का, ये हम दिखा भी रहे हैं फात भाई, अगर आप इलैबोरेट, बिल्कुल ये जैसे हमारे देख रहे हैं गोल्डन मंबर नजर आता है, ये जो इसको कहते हैं डोम ऑफ द रॉक, ओके, कुब्बतुस सखरा, ये वो मकाम ये गोल्डन कलर का जो गोल्डन, मैं आपको इसकी हिस्ट्री भी थोड़ी शेयर करता हूँ। नीचे इसके है चट्टान, ठीक है, ये चट्टान वो चट्टान है जहां से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उरूज का सफर सुभान अल्लाह शुरू किया था टुवर्ड्स द हेवन। अच्छा, इसके बिल्कुल नीचे, गुंबद के नीचे वो जगह चट्टान है। अच्छा, और उसको यहूदी माउंट मोरिया कहते हैं, उनके लिए भी वो बड़ा मुतबर्रक है। उनके नजदीक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हमारे नजदीक सैयदना इस्माइल की हुई है, जी, उनके नजदीक इसहाक अलैहिस्सलाम की हुई है, तो ये वो चट्टान है। ठीक। और इस चट्टान को वो ये भी कहते हैं कि यहाँ से कायनात का आगाज हुआ है। लेकिन मुस्लिम अकीदे में ये जो चट्टान है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से वर्टिकल जर्नी को शुरू किया, और अब्दुल मलिक बिन मरवान जो उमवी खलीफा था, उसने उसकी याद में ये सुनहरी गुंबद तामीर किया। तो मस्जिद अक्सा ये नहीं, हाँ, मस्जिद अक्सा ये पूरा कंपाउंड हरमुश शरीफ है, उसका एक पार्ट है ये कुब्बतुस सखरा, ठीक है, यहाँ पर मुसलमान नवाफिल अदा करते हैं, लेकिन इट इज नॉट अ मॉस्क, ये मॉस्क नहीं। अच्छा, तो हमारे मस्जिद अक्सा जो है कि मस्जिद अक्सा इसी कंपाउंड के अंदर है, ठीक है, लोग इसको मस्जिद अक्सा समझते हैं, लेकिन ये मस्जिद कुब्बतुस सखरा है। इसके बिल्कुल पास ये जो सेहन सा दिखाई दे रहा है, ये सेहन भी हरमुश शरीफ का पार्ट है। अच्छा, और इस सेहन की एक एक्सट्रीम पर आपको मस्जिद अक्सा नजर आती है, जो मौजूदा मस्जिद अक्सा है। इसके ऊपर भी हम एक बात करेंगे, जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, और इसकी जो तामीर जदीद हुई सलाहुद्दीन अय्यूबी ने की। अच्छा, अब जो हम मस्जिद अक्सा देखते हैं ये सलाहुद्दीन अय्यूबी वाली मस्जिद है, मगर हैविंग सेड दैट एक अक्सा कदीम है, ओके, वो भी यहाँ पर है, जो हमारा किबला अव्वल है। रास्ते नजर आते हैं, बेसमेंट सी नजर आती है, जो जमीन बनी है, जो अच्छा वो कदीम है, वो अक्सा कदीम है। अच्छा, और अक्सा कदीम हमारा असल में किबला अव्वल है, ठीक, और ये वो मस्जिद है जहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूलों की इमामत फरमाई थी। आप इमामुल किबलतैन का ताज आपने मेराज के सफर से पहले, इसमें भी दो रवायतें हैं, लेकिन ज़्यादा रवायत यही है कि वर्टिकल जर्नी से पहले आपने नमाज अदा की, और क्या रूह परवर मंजर होगा। सरकार दो आलम लीड कर रहे हैं, रवायात बताती हैं खलीलुल्लाह जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिल्कुल पीछे सरकार दो आलम के खड़े हैं, और वो तकबीरें पढ़ रहे हैं, वो अकामत कह रहे हैं। पहली सफ में जनाबे मूसा, जनाबे ईसा, जनाबे नूह, जनाबे अलैहिस्सलाम ये खड़े हैं, और आका का इन्होंने इस्तकबाल भी किया है, फिर आका ने वो नमाज लीड की है। तो मुसलमानों के लिए ये मक्का और मदीना के बाद किबला अव्वल, मुसलमानों की मुतबर्रक तरीन मकामात में से एक मकाम हमारा किबला अव्वल है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो जगह है जहाँ पर आपने इमामत फरमाई और आपने वर्टिकल जर्नी की। अच्छा, अब जो सेहूनी है, जायनिस्ट जी, उनका एजेंडा भी जरा सुन ले। उनको कुब्बतुस सखरा से मसला नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं कि ये कुब्बतुस सखरा रहे, ये इसकी तो बड़ी पिक्चर्स वो बनाते हैं। वो मस्जिद अक्सा को नाउज़ुबिल्लाह शहीद करना चाहते हैं, और किबला अव्वल थर्ड टेंपल बनाना चाहते हैं, वहां पर वो थर्ड टेंपल बनाना चाहते हैं। और वो थर्ड टेंपल बनाने में उनकी 2-3 स्पिरिचुअल रीजंस हैं। अच्छा, उनके अकीदे में इस कायनात का उनका जो कैलेंडर है वो 6000 साल पर मुश्तमिल है, 6000 ईयर्स। क़यामत आने में उनके नज़दीक 220 साल तकरीबन रह गए हैं। अच्छा, और जब तक थर्ड टेंपल नहीं बनती, क़यामत नहीं, तब तक उनका मसाया एक आना है। अच्छा, वो जो उनका मसीहा है, जिसको वो इंतजार हम दजाल कहते हैं। अच्छा, इसके ऊपर भी दो आरा हैं। कुछ लोगों के नज़दीक वो एक पैरेलल कैरेक्टर है, वो दजाल के भी अलावा है, कुछ लोगों का ये ख्याल है। अच्छा, यानी ही इज अनदर नेगेटिव कैरेक्टर, और ये सिर्फ जूस की हद तक है। ये जो दजाल का तसव्वुर है ये मुसलमानों और मसीहियों के अंदर है जी। यहूदी एट टाइम्स कहते हैं कि हम उस दजाल की बात नहीं कर रहे, वो तो हमारा कोई और है, वो कोई और क्या तीसरा क्या, या ये भी हो सकता है कि वो हमें घुमाने के लिए या हमें डी ट्रैक करने के लिए करते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये भी बताइएगा फात भाई कि वो जो बछड़ा है
वो एक लाल रंग का शायद बछड़ा है, वो इस तरह की बिल्कुल अभी उन्होंने वो भी जरा बताइएगा कि उसका क्या मामला वो एक वो मिथ है, वो एक डिफरेंट मिथ है। लेकिन इस बात को पहले अंडरस्टैंड करें कि 220 साल रह गए। अच्छा, 220 साल उनके कैलेंडर में। ठीक है। थर्ड टेंपल तब तक नहीं बन पाएगी जब तक मस्जिद अक्सा को नहीं गिराते आप, और उनका मसीहा तब तक मंजर आम पर नहीं आता। और उनका नाउज़ुबिल्लाह ऐसा होता वो पे आएगा तो सारी दुनिया में यहूदियों की हुकूमत होगी और यहूदियत जो है ग्रेटर इस्राइल, नाउज़ुबिल्लाह ऐसा हो नहीं सकता, रिलीजन बन जाएगा। क्योंकि जिस तरह से अल्लाह ताला ने बैतुल मक़दस की अहमियत को वाज़े किया, और अभी तक हम देख रहे हैं जितना खून वहाँ पर बह गया है और जिस तरह से वो पूरी कौम जिस तरह से जो लड़ रही है, अल्लाह ताला ने उसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ा दी है। और ये जो रेड हाइफर वाली आप बात कर रहे हैं, ये जो बुजुर्ग बछड़ा, ये भी असल में उस मसीहा को कॉल करने का एक रिचुअल है कि वो खून अगर उस जमीन के ऊपर गिरे तो तब वो जो मसीहा टेंपल की तामीर के लिए भी तो एक शराइत में से एक शर्त भी तो है ना कि वो बछड़ा ज़िबा होगा, बछड़ा ज़िबा होगा, फिर वो उसकी तामीर होगी, उसकी आप तामीर की तरफ बढ़ेंगे और आपका मसीहा जो है वो आएगा जिसने अल्टीमेटली एक एक करके सारी चीज़ें वकूफ़ पज़ीर होंगी। लेकिन ये अहादीस के अंदर भी तो हमें फात भाई मिलता है कि ग्रेटर इसराइल का क़याम अमल में आना है, मुसलमानों ने एक बार उनको मार पड़नी है, फिर मुसलमानों का ज़वाल आना है, कहा जाता है जंग अजीम होनी है जिसमें किसी शख्स के 100 बच्चे हैं तो उसमें से 99 मर जाएंगे, वो जो अजीम जंग अजीम। जी, ऐसी जंगों का जिक्र है, 2-3 इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। एक को आर्मगेडन कहते हैं जी, आर्मगेडन, जिसको अरबी में हरमजदून जी, अल मलहमातुल कुबरा, वो जो ग्रेट वॉर है जी जी जी। और ये सारे जो वाक़यात हैं इसमें सैयदना मेहदी की आमद जी, सैयदना मेहदी का मुसलमानों का लीडर होना, उसके बाद सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम का शाम के अंदर उनका नज़ूल, उनकी वापसी, बेशक सैयदना मसीह और सैयदना मेहदी का मिलना, और फिर दज्जाल का पिघलना, और उसके बाद याजूज माजूज का खत्म होना। हाँ, ये कुर्बे क़यामत की चीज़ें बड़ी दिलचस्प हैं। ये तो ऐसे वाक़यात हैं जिस पे घंटों बैठ के बातें करते रहे तो दिल नहीं भरता। लेकिन उस्मान सियालवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, थोड़ा सा कलाम भी सुन लेते हैं, कलाम सुन लिया मुनासबत से आज की। कुदसी खड़े हैं हैरान होके कि सिदरा से आगे बशर जा रहा है। कुदसी खड़े हैं हैरान होके कि सिदरा से आगे बशर जा रहा है। वो बन ठन के अपने खालिक से मिलने सरे अर्श वो ताज वर जा रहा है। कुदसी खड़े हैं हैरान होके और जाता है देखो वो बेखौफ कैसे कि सब जानता है राहें वो जैसे कि सब जानता है राहें वो जैसे वो यूं जा रहा है जैसे कि कोई वो यूं जा रहा है जैसे कि कोई घर वाला अपने ही घर जा रहा है। कुदसी खड़े हैं हैरान होके और अक्सा में जितने भी मुरसिल खड़े थे हैरान
भारत में सारे। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, दीगर अहम इश्यूज को भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। हमारा जो आज का मौजू है आखिर में बहुत ही अहम है, बच्चों के अंदर खुद एतमादी किस तरह से पैदा की जाए, क्योंकि बच्चों को जज्बाती और जहनी तौर पर मजबूत रखना तमाम वालिदैन के काबिल फ़िक्र होता है, उनकी ख्वाहिश होती है, लेकिन किस तरह से मुमकिन बनाया जाए। बिल्कुल, और आज के चैलेंजेस के दरमियान बच्चे को किस तरह से आपने बताना है कि वो अपने आप को जहनी तौर पर मजबूत बनाए और फिर कामयाबी की सीढ़ियाँ भी उसी तरह से तय करे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ सदीकी साहब, मोटिवेशनल स्पीकर। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, ये बहुत ही मुश्किल अमर है और कहा जाता है कि बच्चे 5 साल के उम्र के अंदर आने तक वो अपने खुद सीखने और समझने की सलाहियत जो हासिल कर लेते हैं और उसके बाद बच्चों का अपना जो अमल है वो सीखने का शुरू हो जाता है। बच्चों को किस तरीके से हमने जहनी तौर पर मजबूत बनाना है और फिर इस माशरे में चलने के मुताबिक बनाना है? मैडम, जिस 5 साल की आपने बात की, इसमें एक और इजाफा कर दूं कि बच्चे ने आने वाली जिंदगी में पेसिमिस्टिक होना है, ये ऑप्टिमिस्टिक होना है, अग्रेसिव होना है या डिफेंसिव होना है, इसका तयन भी पहले 5 साल में हो चुका होता है। उसकी शख्सियत की बुनियादें रखी जा चुकी होती हैं। जैसे पहली बात तो ये कि पहले 5 साल जो है ये इंतहाई अहम है, इन्हें मामूली ना समझे, इसमें बुनियाद भरी जाती है। उसके बाद आपके सवाल का जो दूसरा पार्ट है, एतमाद की बात है, तो देखें एतमाद तो तब आता है जब आप दूसरों को डिसीजन करने देते हैं। हमारे यहाँ कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, किन दोस्तों के पास उठना बैठना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, किन रिश्तेदारों के पास जाना है, कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं, कोई भी फैसला बच्चे की मुशावरत से अमूमन नहीं किया जाता। ठीक। अच्छा, बच्चों को पता भी नहीं होता, बच्चों को पता भी तो नहीं होता, रहनुमाई चाहिए होती है, लेकिन रहनुमाई इस अंदाज में होनी चाहिए कि बच्चे की रहनुमाई करके आप उसके मुंह से वो निकलवाएं जो उसके लिए बेहतर है। ये कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, कि बच्चे को ये लगे कि वो खुद, हाँ जी, वो खुद ये अपनी सोच समझ से और अपना फैसला जो वो हमें बता रहा है। जब उससे ये पता लगेगा ना, जब उससे ये पता लगेगा कि ये मेरा फैसला है, तो फिर वो उसे ऑन करेगा, उसकी जिम्मेदारी लेगा, उस पर फख्र महसूस करेगा। लेकिन जब आपने उस पर फैसला थोप दिया तो वो उसकी केयर नहीं करेगा। तो एक मशवरा तो ये है कि बच्चे से छोटे छोटे फैसले करवाने शुरू करें। मतलब किस वक्त पढ़ना है, पढ़ना तो मस्त है ना, पढ़ना मस्त है, खाने से पहले पढ़ना है या खाने के बाद पढ़ना है, ये फैसला बच्चे पे छोड़ दें। अच्छा डॉक्टर साहब, के तमाम बच्चे एक जैसे होते हैं? 5 साल की उम्र के बाद अगर हम ये देखना शुरू कर दें कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो कौन से सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट रखता है, वो करियर में क्या बनना चाहता है, क्या अपना करियर बनाना चाहता है, क्या तमाम बच्चे एक ही तरह से रिस्पॉन्स करते हैं या हर बच्चे की क्वालिटीज़, सलाहियतें मुख्तलिफ होती हैं, मुख्तलिफ एजेस में जाके वो अपने आप को समझना शुरू करते हैं या आपको बताने की सलाहियत रखते हैं? मैडम, मैं तो आपके सवाल के ऊपर बड़ा पहले तो हैरत ज़दा रह गया कि आपने कहा कि क्या तमाम बच्चे एक जैसे होते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि एक खातून भी हर वक्त एक जैसी नहीं होती। सुबह ऑपरा की होती है, दोपहर को ऑपरा की, मूड बदल जाता है, ऑपरा की होती है। नहीं, मेरे कहने का मतलब बड़ी गहरी बात कर गए हैं डॉक्टर साहब, आप बड़ी गहरी बात कर गए हैं, लेकिन हम अपने उस टॉपिक से डिट्रैक्ट हो जाएंगे अगर इसकी डिटेल में गए। बच्चों में ही रहते हैं। उसी तरह भी लेके आऊंगा कि जब हम एक खातून को हर वक्त एक जैसा तस्वर नहीं कर सकते, तो तमाम बच्चों को हम एक जैसा कैसा कंसीडर कर सकते हैं? नंबर 1। दूसरी बात, बच्चे भी आज हो सकता है कि 5-6 साल में या 7 साल में उनके इंटरेस्ट कुछ और हैं, रोल मॉडल्स कुछ और हैं, आपको लगता है कि इनका रुझान उस तरफ है, लेकिन हो सकता है कि 3 साल के बाद बदल जाए। एक चीज थोड़ी सी डॉक्टर साहब, कि क्या ये नेचुरल है, बच्चे के इंटरेस्ट कैसे होंगे या उनकी आदत या उनकी जो इंटरेस्ट है उनको डेवलप भी किया जा सकता है, और उसके लिए हमें क्या करना होगा उनको पॉजिटिव डायरेक्शन में उनके तरजीहात को डेवलप करने में? बच्चा अपनी एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीखता है, मुशाहिदे से सीखता है, वो ऑब्जर्व करता है, लोगों की गुफ्तगू, लोगों के तसुरात, घर में होने वाली गुफ्तगू, वो उन तमाम चीजों से सीखता है और उसके मुताबिक अपने फ्यूचर का तयन करता है। तो आप जिस तरह का माहौल देंगे, इस बात के इम्कानात हैं कि बच्चा उस माहौल में ढल जाएगा और उसी के मुताबिक वो सोचने लग जाएगा। लेकिन जैसा कि मैं बात पहले कर रहा था कि बच्चे की सोचें भी बदलती है, जिस तरह मेरी और आपकी सोचें बदलती हैं। इसीलिए अच्छे माहिरीन नफ्सियात की तजवीज करते हैं कि हर चंद सालों के बाद बच्चे का दोबारा से नफ्सियाती तज्जिया करें। जरूरी नहीं 3-4 साल पहले जो चीजें उससे पसंद थी आज भी वही पसंद हो, मार्केट बदल जाती है, उसके अपॉर्चुनिटीज बदल जाती हैं, बच्चे के शौक डॉक्टर साहब की डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनेगा, टीचर का बच्चा टीचर बनेगा, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनेगा, बिल्कुल भी नहीं।
लेकिन हर बच्चे को इंसान का बच्चा जरूर बनना चाहिए, उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग ऐसी करनी चाहिए, उसे अखलाकी तरबियत ऐसी देनी चाहिए कि बच्चा कम से कम इंसान का बच्चा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब। बच्चा इंसान का बच्चा हो, तरबियत कीजिए, उसकी ग्रूमिंग कीजिए, उसके तरजीहात को डेवलप करने में अपना किरदार अदा। और बच्चों को वो कॉन्फिडेंस दीजिए जो कि सिर्फ पेरेंट्स दे सकते हैं, कि वो जिस भी मकाम पर, जिस भी सीढ़ी पर कदम रखेंगे, पेरेंट्स उनके साथ होंगे तो इंशाल्लाह बच्चे जरूर कामयाब होंगे। हम यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहेंगे, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।